आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7505890761। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी विद आंसर। अदरवाइज आपको मैसेज नहीं करना है तो मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी, देन आप तब भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो जैसे भी आपको अच्छा लगे। ओके, तो चलिए फिर वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। और हम बहुत ही बढ़िया मस्त तरीके से बिल्कुल एक सिंपल भाषा में, एक ऐसे ना कि जैसे हम आपस में डिस्कशन जो है कर रहे हैं, फ्रेंड्स भाई बहन और एक फ्रेंड्स, एक ग्रुप, एक परिवार, एक फैमिली, इस माध्यम से हम पढ़ेंगे। कोई इसमें झिझक या फिर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, और जो एमसीक्यू है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? आत्म केंद्रीकरण के, बाह्य अभिप्रेरणा के, या फिर सृजनात्मकता के, कार्यात्मक अटलता के। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? तो प्रवाह, देखो मानो कि हम कुछ कार्य कर, मानो एक लेखक है, एक राइटर है और वो यहाँ पे कुछ लिखता है ना, वो यहाँ पे कुछ लिख रहा है, तो वो जो भी लिखेगा वो एक प्रवाह के साथ में उसकी पूर्ण रुचि उसमें होगी, उसे और कुछ भी कार्य नहीं दिखाई देगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ वह अपने उस लिखने में ही मोह खोया रहेगा जो भी वह लिख रहा है। और कोई किसी भी जो है चैप्टर है, कोई चैप्टर है, फिर किसी के बारे में कुछ लिख रहा है, सो जो भी वो लिख रहा है उसमें ही मोहित है, खो रहा है, प्रवाह निरंतर बढ़ रहा है। ओके, फिर विस्तारीकरण, अपने मन में चिंतन, सोच विचार तर्क वितर्क करके विस्तार पूर्वक उसका लेखन कर रहा है। लचीलापन, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कायम है कि मैं राइटर हूँ और मुझे ये चीज लिखनी है और फिर मुझे प्रकाशन में ये चीज यहाँ पे पब्लिक करनी है जिससे सबको अच्छा लगे। देन उसका भी जो फोकस है ना वो अपने कार्य पर है। तो प्रवाह विस्तारी, ठीक है, प्रवाह विस्तारीकरण के साथ में लचीलापन हो गए। जब एक लेखक यहाँ पर अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ भी यहाँ पे लिखता है तो उसे हम कहते हैं क्या? सृजनात्मकता। अब देखो जब हम प्रवाह के साथ में लिखेंगे विस्तारीकरण और लचीलापन, तो विस्तारीकरण यानी कि यहाँ पे अलग अलग सोच विचार तर्क वितर्क करके हम उसके बारे में लिखेंगे, जानेंगे उसकी क्वालिटी, उसके लाभ, यहाँ पे गुण, उसके दोष, सारी चीजें यहाँ पे हम उसके बारे में लिखते हैं। अब आप कुछ भी पढ़ते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ओनली उसके लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है, और जहाँ पे हानि होती है वहाँ लाभ भी होता है। आप खुद ही देखो, कोई आपको अच्छा नहीं कहता लेकिन सब आपको बुरे भी नहीं कहते, सब आपको बुरे भी नहीं कहते तो सब आपको अच्छे भी नहीं कहते। तो यही चीज है भैया इसमें भी कि कोई भी है, चाहे हमारा कोई राइटर है अच्छा, सबकी क्वालिटी या फिर सब में अवगुण अवश्य होते ही हैं। ओके, सो ये आपका सृजनात्मकता है। और आप सब जानते हैं सृजनात्मकता हमारा वह होता है जब हम यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीकों से सोच सकते हैं और भिन्न भिन्न माध्यम से हम उसका आंसर गेट कर सकते हैं, वही होता है सृजनात्मकता। क्लियर है? तो आई होप आपको बिल्कुल एक सिंपली लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो है एक लेखक का एग्जांपल दिया है। जैसे एक लेखक है यहाँ पे अपने बारे में लिखता है, दूसरे के बारे में, एक लेखक है कबीरदास के बारे में लिखता है तो उसके यहाँ पे सभी जीवन परिचय, सभी सारी चीज, उसका जन्म मरण, सारी चीजें यहाँ पे है, सभी चीजों को वो लिखेगा प्रवाह के साथ में। और आप खुद बताओ, जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें हमारी पूर्ण रुचि होती है और पूर्ण प्रभाव उसी की साइड में होता है। अब ऐसा थोड़ा होता है कि कार्य तो हम ये कर रहे हैं, ध्यान हमारा और कहीं है, तो ऐसे नहीं वो कार्य हमारा जो है सही से होगा। ओके, जब हमारा यहाँ पे जो माइंड होता है एक ही चीज पर बेस होता है जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, विशेष स्कूलों में स्थापना। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? सबसे पहले यहाँ पर ये जो समावेशन एक वर्ड दिया है, पहले से समझो ये क्या है। एक्चुअल में अगर हम समावेशन की बात करें, समावेश का
मीन्स होता है सभी बालकों को एक ही साथ में शिक्षा प्रोवाइड कराना। वह चाहे आपका विकलांग बालक है। विकलांग बालक आपके बहुत कैटेगरी के होते हैं कि दृष्टि बाधित है, आंखों से नहीं देख पाते, श्रवण बाधित है, कानों से सुन नहीं पाते, कुछ ऐसे होते हैं कि बोल नहीं पाते, कुछ ऐसे भी होते हैं बेचारे, कुछ ऐसे होते हैं जिसके हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, कुछ ऐसे भी होते भी हैं स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं पैर से भी विकलांग होते हैं, लंगड़े जिसे हम कहते हैं, चल नहीं पाते, ओके, बैसाखी से चलते हैं। तो ये आपकी सभी क्या है, शारीरिक चुनौती है। और समावेशन का मीन्स होता है कि ये सभी यहाँ पे बालक और जो सामान्य बालक हष्ट पुष्ट बढ़िया यहाँ पे अच्छी पर्सनैलिटी वाले है ना, तो सभी बच्चों को एक साथ में एक कक्षा में ही शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, वह होता है समावेश। उसमें चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड है, आपका बोलने का तरीका, लहजा, विचार विमर्श, आपकी क्षमता, आप मंदबुद्धि है या फिर आप प्रतिभाशाली है या फिर आप गरीब है, अमीर है, भैया कैसे भी हो, हमारे लिए हमेशा शिक्षक के लिए हर एक बंदा क्या होता है, बराबर होता है। समझे आप? तो यही होता है समावेश। इसमें हम सबका समावेश करेंगे और सबको इक्वलिटी हम शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। ओके, अब शारीरिक चुनौती क्या होता है, यही जो मैंने बताई शारीरिक चुनौती, यानी कि जो विकलांग होते हैं, जैसे मैंने बताई वो आंख से हो सकता है, बोलने में बोल नहीं पाता, जिसे हम सिंपली भाषा में गूंगा कहते हैं, ओके, या फिर जिसके हाथ नहीं होता हम जिसे सिंपली भाषा में गुंडा कहते हैं, जिसका पैर नहीं होता इसे हम लंगड़ा कहते हैं, सिंपली भाषा में, हमारी क्षेत्रीय भाषा में हम बात करें। तो इस तरह के जो बालक होते हैं, जो सामान्य बालक होते हैं, सबको हम एक ही कक्षा में शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। तो यही होता है समावेश। और इसके आधार पर मानो कि अगर कोई दृष्टि बाधित है, अगर कोई दृष्टि बाधित है तो हमें, भाई वो देख नहीं पा रहा है लेकिन सुन तो पाता है, तो फिर हमें उसके सामने श्रवण जो सामग्री वो प्रस्तुत करानी चाहिए। और जो श्रवण बाधित है, भाई सुन ही नहीं सकता लेकिन आंखों से देख तो सकता है, तो हमें उसके लिए चित्र वाली जो संकेत, चित्र वाली सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, बोलने से कम। ओके, बोलने का कार्य कम होना चाहिए और देख सकता है तो देखने का कार्य ज्यादा। और जो चल नहीं पाता, मानो कि उसका जो रूम है वो ऊपर है ना, कि ऊपर है भाई इसकी कक्षा, तो वो नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए इसी टाइप्स की सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे कि यह सही तरीके से चढ़ सके। क्योंकि जो उनके पास में क्या होती है, एक चेयर टाइप्स की होती है, तो उससे जो है वो आसानी से चढ़ सके। तो ये सारी चीज आपको प्रोवाइड करानी है। क्लियर है? तो वही होता है समावेशन। मानकीकृत अगर हम बात करें, यह है आपका सीडीपी का क्या है ना, सीडीपी सीटेड है। हमेशा निगेटिव टैग वर्ड से हमें चूज नहीं करना। भाई अधिकारियों की दृष्टि, इस अधिकारियों से हमें कोई मतलब नहीं। ओके, अधिकारियों का थोड़ा ही ना हम डेवलप कर रहे हैं, हमें तो अपने बालकों का डेवलप करना है, बच्चों का। अब इस विशेष स्कूल में स्थापन देने, मानो आप ऐसा जानो कि हाँ ये जो है अंबानी का बेटा है, तो इसे हम अलग विद्यालय में पढ़ाएंगे, ये गरीब वर्ग के हैं, अब पता नहीं है ना कैसे कैसे कहाँ से आए हैं, तो इन्हें हम ऐसे ही जो है एक सिंपली से स्कूल में पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही एक जो है यहाँ पे मुकेश अंबानी का बेटा है, अगर वो जहाँ पे जिस स्कूल में पढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि वहां से सारे बच्चे निकाल दिए जाएंगे कि स्पेशली इसी पे लिए स्कूल बनाए गए, ऐसा कुछ नहीं है। और सामान्य बच्चे, गरीब वर्ग के सभी बच्चे पढ़ सकेंगे अंबानी बच्चे के साथ में। ठीक है, तो मैं उदाहरण के तौर पर समझाना चाहती हूँ जिससे सही समझ आए। तो यहाँ पर होगा आधारभूत अभिगम्यता, जो सारी चीज मैंने आपको पढ़ाई, सबका समावेश करा है, भाई सबको इक्वलिटी देनी है, सबको समान समझना है, यही तो है नागरिकता, यही तो है हमारी एकता। जब हम खुद यहाँ पर देखो, आज के टाइम में क्या है कि हम खुद एजुकेटेड है, लेकिन हम खुद एजुकेटेड होके भी ना सबसे ज्यादा बेवकूफ है, पागल है। क्यों है? क्योंकि हम अपने धर्म का अपना खुद प्रचार करते रहते हैं। हम अपने नाम के आगे या फिर किसी के सामने गाड़ी पे जा रहे हैं तो उसके सामने भी कुछ होता है, नहीं गुज्जर है, राजपूत है, फलाना ढिमकाना जो भी है। नहीं भैया, तुम किसी भी जाति के हो, तुम ऐसे अपने आप को ऐसे क्यों दर्शा रहे हो? भगवान थोड़ा है ना हो तुम, कोई भगवान नहीं है, सब क्या है, इंसान है। तो भगवान से डरो भैया, सब मिलजुल के रहो, नागरिक हो आप सभी, भारत के एकता के साथ में रहो। तुम ये नहीं कि ये है वो है, ऐसा वैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है, और ये भी बेस्ट मस्त क्वेश्चन यहाँ पे होगा। पठन वैकल्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुकरण है, हल्की मानसिक मंदता है, मनोसामाजिक विकारों का बहुकरण है, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं हैं। पठन वैकल्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पठन वैकल्य, इससे थोड़ा आपका आइडिया होगा
कि यहाँ पर जो हम पठन वैकल्य की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, बिल्कुल हाथ जोड़ के, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी देर से वॉच कर रहे हैं और वॉइस प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। और यहाँ पे जो है हम थोड़ा भूल गए थे, वो हमने ध्यान नहीं दिया था उस पर उधर, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। और इसमें जो है पठन वैकल्य के बारे में मैं आपको समझाऊंगी, और आप सब जानते भी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि पठन वैकल्य हम किसे कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, पठन वैकल्य वह होता है जब बच्चों को पढ़ने या फिर लिखने संबंधी यहाँ पे त्रुटि फील होती है। मानो कि ये जो लिखा हुआ है इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते वक्त यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं। अधिगम को अधिमग बोलते हैं, विकारों को विकारी बोलते हैं, बहुक्रम को बहुकर्मी बोलते हैं, हल्की को हल्का बोलते हैं, मानसिक को मानसिकता बोलते हैं, मंदता को मदता बोलते हैं, सामाजिक को सामाजिक बोलते हैं, विकारों को विकार बोलते हैं, बहुकर्म। इस तरह से जैसा यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, तो जो हर एक शब्द में हर एक पॉइंट्स पर उन्हें दिक्कत फील होती है, वही होता है हमारा पठन वैकल्य। सिंपल, आई होप समझ आ गया होगा, तो इसमें कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। सो देखो, इसमें हल्की मानसिक मंदता वह होता है आपका जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो ये चीज़ मस्तिष्क से रिलेटेड नहीं है। मनोसामाजिक समाज से भी रिलेटेड नहीं है। बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञापक नहीं भाई, बाल्यावस्था की सामान्य ये जो त्रुटि होती है, तो ये तो आपकी शेषावस्था से बाल्यावस्था किशोरावस्था इन सब में ही देखी जाएगी ऑब्वियसली। देखो, ऐसा भी होता है कि सामान्य बालक है जो है बहुत होशियार है, लेकिन बस वह शब्दों को सही से पढ़ नहीं पाता जो लिखा हुआ है, और वैसे वो बहुत होशियार है। ऐसे भी होते हैं कि कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर भी उनमें पठन वैकल्य विकार होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी में भी हो सकती है, मुझ में हो सकती है, आपके अंदर हो सकती है। देखो, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलो वो तो यहाँ पे कभी कभी होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं महान कि उनके साथ जो है कम्प्लीटली हर एक शब्द में होता ही है। तो वो होगा जब ज़्यादा ही यहाँ पर विकार उत्पन्न हो, ज़्यादा ही त्रुटि फील हो रहे हैं ना, तो वो होता है पठन वैकल्य। और ये किस में आएगा, अधिगम विकारों का बहुक्रम। ओके, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल यहाँ पे मैंने समझाया, जब बालक पढ़ते और लिखते समय यहाँ पर त्रुटि फील करते हैं, जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ नहीं पाते, इधर का उधर पढ़ते हैं, उल्टा पुल्टा कर जो है कर देते हैं यहाँ पर वर्ड्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है। और अभी मैंने आपको समावेशी का मतलब समझाया कि हम समावेशी किसे कहते हैं, जहाँ पर हम सभी बच्चों को, सामान्य गरीब है, अमीर है या फिर विकलांग है, सबको हम एक ही कक्षा में शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है, समता, पृथकीकरण और नामीकरण करना, भिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन करना, व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, या फिर समता। तो बिल्कुल समता तो होनी चाहिए। समता यानी कि सभी बच्चों में हम समानता यहाँ पर रखेंगे। अब किसी भी बच्चे में हम तुलना क्रिएट नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ यहाँ पर ये जो राम है, ये है जो है आपका मोहन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए हम राम को ज़्यादा यहाँ पर अहमियत देंगे और मोहन को नहीं देंगे। या फिर इधर गर्ल्स में गीता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीता को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए सभी बच्चे समान है, तुलना नहीं करेंगे। भिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, ये भी सही बात है भाई। 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं। ओके, सभी बच्चों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है, तो उनके ही अनुसार तंत्र अनुकूलन हम यहाँ पे बनाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें कभी कभी पढ़ने में रुचि नहीं हो रही, कभी कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें पढ़ते वक्त बहुत रुचि होती है। कुछ ऐसे होते हैं महारथी कि कितनी बार भी पढ़ा लो लेकिन उनके भेजे में नहीं घुसने वाला, कुछ ऐसे भी महारथी होते हैं। ओके, कुछ ऐसे भाई इंटेलिजेंट होते हैं जिसे हम प्रतिभाशाली बोलते हैं कि एक बार बताओ और तुरंत से वह समझ जाते हैं, ऐसे भी बालक होते हैं। तो सभी टाइप्स के, तो उनका हमें सबका यहाँ पर जो है भैया सम्मान भी करना है, सबके साथ में अनुकूलन भी बनाना है। व्यक्तिगत विविधताओं को भी अपनाना, व्यक्तिगत जो उनकी पर्सनैलिटी उसको भी अपनाना, सबकी सोच विचार रुचि, यहाँ पे इसमें सब आपकी सारी चीज़ों का समावेश है। अब ऐसा नहीं कि कोई अगर यहाँ पे आपको दिखने में सुंदर नहीं लगता तो आप उसे नहीं पढ़ाएंगे। कोई काला है या फिर गोरा है तो आप उसे कहेंगे कि चलो तुम्हें कक्षा में नहीं बैठना। जैसे पहले होता था कि काले जो होते थे ना, उन्हें नहीं जो है आने, या फिर जो गरीब वर्ग के होते थे नहीं बैठने देते थे, शिक्षा नहीं प्रोवाइड करने देते थे। तो ये चीज़ें पहले की हमें अभी जो है नहीं दोहरानी, हमें सभी बच्चों का समावेश करना है, सबका हमें सम्मान देना है। तो क्या नहीं होना चाहिए, पृथकीकरण कर दो, नामीकरण।
पृथ्वीकरण का मतलब है तुलना करना बच्चे में, जैसा मैंने भी बताया राम और श्याम। राम और जो श्याम है ये दोनों बालक है। राम बहुत इंटेलिजेंट है, श्याम क्या है बेचारा मंदबुद्धि का है। तो इसलिए जो टीचर्स लोग हैं राम को ज़्यादा महत्व देते हैं और श्याम की हमेशा जो है तुलना करते हैं राम से। ओके, तो भैया तुलना क्रिएट नहीं करनी है, ये आपका गलत तरीका है। फिर यहीं पर नामीकरण अगर हम कर रहे हैं, ओके, ये भी यहाँ पे चीज़ गलत है। रटाफिकेशन करा रहे हैं, नामीकरण करा रहे हैं कि हाँ खुद बताते हैं स्कूल्स में क्लास में खड़े हो कि हाँ ये बच्चा कुछ नहीं है, पढ़ नहीं पाता जो है वगैरह वगैरह। तो ऐसे बच्चे का मनोबल टूट जाएगा और सबसे ज़्यादा क्या होगा कि आपको इतना ज़्यादा गाली देगा ना वो मन ही मन में कि भाई देख करके तब बच्चों को आप जो है उनके साथ में गलत व्यवहार करना, वरना तो इतनी गाली देगा ना पता चले कि आप जा रहे हो सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, बच्चे जो होते हैं ना बढ़िया बिल्कुल ऐसे ऐसे आँखें निकाल निकाल के बढ़िया मन से पूरा, ठीक है, बस समझ गए आप आगे। नेक्स्ट देखो 5 क्वेश्चन है स्क्रीन पर। थोड़ा पढ़ते पढ़ते यहाँ पे हंसी मजाक भी होना चाहिए, वरना तो पता चला कि आप बोर हो गए और भैया आप जो है सो गए। ठीक है, क्लास को भी देखते देखते। क्वेश्चन 5 है, कथन 1 है और फिर यहाँ पे तर्क है, कारण है। पहले कथन पढ़ते हैं। कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। देखो, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प चुने। देखो, जैसे सुनार होते हैं, सुनार, तो सुनार भी कैसा काम करते हैं, सोना चांदी बेचने का कार्य करते हैं। जैसे दुकानदार होते हैं, दुकानदार होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा जो फिक्स रहता है वो आपका किसकी साइड, मैथ्स कि एक साइड में दुकानदार का बच्चा है और एक साइड में नॉर्मल बालक है। तो जो दुकानदार वाला बालक है यहाँ पर, तो ये कभी कभी इसके पेरेंट्स इसे दुकान पर भी बैठा देते हैं कि भैया तुम्हें भी कुछ यहाँ पे सामान वामान जो है देना है, तो इसे मैथ्स का इस सामान्य बच्चे के प्रति ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं, जो कुम्हार समुदाय है, कुम्हार समुदाय से संबंधित जो बच्चे हैं। अब कुम्हार क्या करते हैं आप खुद बताइए, यहाँ पे क्या बनाते हैं, है ना। तो ये जो कुम्हार होते हैं आपके जो है यहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह है ना, इस तरह की जो है कार्य करते हैं, मिट्टी विट्टी के बर्तन वर्तन है ना। तो ये जो आपके यहाँ पे कार्य करते हैं संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। देखो, संख्या संरक्षण इतनी जल्दी नहीं सीखते। मैंने कहा ना अभी कि जो दुकानदार वाले होते हैं वो मैथ्स में ज़्यादा अव्वल हो जाते हैं, और ये आपके द्रव्यमान यानी कि उसके वजन को लेके, तो इसमें जो ये यहाँ पर जैसे मैंने बताया जो कुम्हार होते हैं, ऐसा ये आपके जो है यहाँ पर घड़े वगैरह है ना, इस तरह ये छोटे छोटे होते हैं जो इस तरह से जो है ये सामान बनाते हैं बर्तन वर्तन से, है ना। तो वहाँ पे जो है ये आपका संख्या संरक्षण से पहले जो कुम्हार टाइप्स के, जो कुम्हार समुदाय के बच्चे हैं वो द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, क्योंकि वो वजन से रिलेटेड होता है। तो उसे कितने वजन पे बनाना है, कैसे बनाना है, किस माध्यम से बनाना है, वो चीज़ उसमें ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर कोई दुकानदार का बच्चा है तो वो आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या सीखेगा, संख्या का ज्ञान सीखेगा। और यहीं पर एक कुम्हार समुदाय का है तो वह सबसे ज़्यादा वजन का ज्ञान सीखेगा, क्योंकि जो कार्य हम ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें हमारी ज़्यादा यहाँ पर जो है एक्टिविटी हो रही है, उस कार्य को हम ज़्यादा सीखेंगे दूसरे कार्य के प्रति। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। मैंने अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया। इसी तरह यहाँ पे तर्क है कि अधिगम और विकास की सीखना और उसका डेवलप एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही बात है भाई, सामाजिक समाज के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से, जैसे एक बालक है, देखो स्कूल्स में उसने जो भी सीखा फिर अपने घर पे आता है, फिर यहाँ पे कुम्हार समुदाय से वो रिलेटेड है बालक, ओके, और फिर अपने पेरेंट्स के साथ में वह कार्य कराता है, तो उसे वहाँ पे भी नॉलेज होती है इन चीज़ों की। एक दुकानदार का बेटा है या फिर बेटी है, वो भी अपने दुकानदार का कार्य करते हैं अपने स्कूल्स का कार्य करने के बाद में, तो उसे भी यहाँ पे मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि हाँ सामान कितने का गया है कितने का नहीं, उसे प्लस करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है होता है ना कि भाई हाँ कि तुम्हारा 10 का हो गया 50 का। हम मैंने अभी चीनी ली है कि बताओ 1 किलो चीनी भाई यहाँ पे 50 रुपये की है, तो 2 किलो भाई चीनी दे दो, तो अभी सिंपल सा है, उसे प्लस कर दो 100 हो जाएगा। इस माध्यम से उसे दुकानदार वाले बच्चों को मैथ्स के यानी कि सम्स का, संख्या का ज़्यादा जो है ज्ञान होगा, और इधर से द्रव्यमान वजन का ज़्यादा ज्ञान होगा। तो दोनों ही अपने आप में एक सामाजिक इंटरेक्शंस कर रहे हैं। सो सही बेस्ट बिल्कुल राइट आंसर से ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। जब
छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है तो इस प्रक्रिया पर प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण है यहाँ पर देखो प्रतिमान की, देखो याद करना, रट्टाफिकेशन करना। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो हमारी रॉन्ग है। सीटेट में ये चीज़ हमारी क्या रहती है भैया? नेगेटिव में आते हैं, याद करना, रट्टाफिकेशन करना। या फिर अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का हम आकलन, अपने द्वारा खुद के ही, तो ये भी बेस्ट नहीं होगा इतना। या फिर हम दोहराएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। देखो अभ्यास करना तो बेस्ट होता है, लेकिन बार बार एक चीज़ वही दोहराना तो बोर भी हो जाते हैं और हम सीख भी नहीं पाते हैं। सो बेस्ट होगा यहाँ पे प्रतिमान का ध्यान केंद्रित करना। क्या? प्रतिमान पर ध्यान। देखो कह रहे हैं जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होना चाहिए? देखो कुछ भी कार्य है और बालक उसे सीखेगा। मानो यहाँ पे हम जो है बच्चों को क्रिकेट खिला रहे हैं, तो भैया हम जब बच्चों को क्रिकेट खिलाएंगे, कोई सा भी गेम है उसे हम यहाँ पर करा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट, सबसे जो मेन है वो ये होना चाहिए कि बच्चे की इसमें रुचि होनी चाहिए। अगर बच्चे की इसमें रुचि होगी तभी यहाँ पे बाकी के सारी आपके कार्य बेस्ट होंगे, तभी वह चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएगा। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि एक छात्र का व्यवहार होना चाहिए इसके क्रिकेट के थ्रू, तभी जाके वह इसमें अवलोकन कर पाएगा। तो यही चीज़ बताई गई है कि प्रतिमान पर पहले ध्यान केंद्रित करेगा बच्चा तभी तो सीखेगा। पहले उसकी रुचि होनी चाहिए पूर्ण। अगर उसकी इस चीज़ में रुचि नहीं है और तुम खुद ही थोप रहे हैं कि नहीं तुम्हें क्रिकेट खेलना ही है, अब भैया रुचि तो नहीं है तो भाड़ में जाए क्रिकेट, कैसे खेल लेंगे? तो यही चीज़ है। तो इसलिए सबसे मेन यहाँ पर क्या है कि उससे रुचि होनी चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए उस चीज़ पर, सीखने के प्रति, तभी जाके वो सीखेगा। वरना तो तुम कितने भी अगड़म तगड़म, कितने भी यहाँ पे जो है खुद अपने अनुसार कितना भी कुछ भी कर लो, अगर सीखना नहीं है ना बालक को, बिल्कुल नहीं सीखेगा। 7 क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखो अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, आप सब जानते हैं कि बालक कभी भी कुछ भी कार्य अगर कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उन्हें कभी त्रुटि ही नहीं होगी और वो इतने अव्वल है, परिपक्व है कि वो बिना त्रुटि के कार्य को कर देंगे। भैया अगर ऐसा होता तो इतने स्कूल्स और इतने यूट्यूबर नहीं बनते। अगर सब ऐसे होते कि बस एक ही बार में सीख जाते हैं, और स्पेशली खासकर बालक यहाँ पे, तो जब तक बालक त्रुटि नहीं करेंगे तब तक बालक सीखेंगे कैसे? मेन तो ये क्वेश्चन बनता है भाई, है ना, कि जब तक बालक त्रुटि नहीं करेंगे भैया तब तक बालक सीखेंगे कैसे? तो यही कह रहे हैं कि अधिगमकर्ता द्वारा की गई अगर त्रुटि है इसे समझना है और एक टीचर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर बालक भाई त्रुटि कर रहा है, आप पढ़ा रहे हैं भाई, हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप, हिंदी में वर्णमाला स्वर व्यंजन पढ़ा रहे हैं, उसे यहाँ पे स्वर व्यंजन समझ नहीं आ रहा है तो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं बालक। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि चलो बताओ, या फिर आप लिखने को कह रहे हैं कि लिख के दिखाओ स्वर कौन कौन से कितने होते हैं, और बालक उनमें त्रुटि कर दे रहा है, व्यंजन को स्वर में रख देता है, स्वर को व्यंजन में रख देता है, तो बालकों की वो जो त्रुटि है उसे एक टीचर्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद में यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए। और फिर देखो क्या करना है, वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकते हैं। ये चीज़ गलत है। इस तरह कंपैरिजन नहीं करना बालकों में कि बालक कमज़ोर है या फिर ये बालक बहुत ही अव्वल है, ऐसे वैसे तो तुम खुद उन बालकों की जो रुचि है थोड़ी बहुत उनमें जो है भी, उसे भी नकार रहे हो। या फिर वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में उनके पेरेंट्स को यहाँ पे जो है सूचित कर, भाई क्या कहते हैं टीचर्स कि देखो तुम्हारे बच्चे से ये भी नहीं हो रहा और ये काफ़ी लापरवाह है वगैरह वगैरह, तो तुम फटाफट कुछ नहीं, कौन मिलाओ उनके पेरेंट्स को बुलाओ कि यहाँ पे देखो। पेरेंट्स भी कहेंगे अरे भैया जब तुम्हें पढ़ाना नहीं आ रहा, नहीं पढ़ा रहे तो हमारे बालकों को हमें भेजो, हम खुद पढ़ा लेंगे और क्या। तो बार बार भैया क्या आप पेरेंट्स को बुलाओगे हर एक छोटी छोटी गलती पर? वह अधिगमकर्ताओं को पृथक यानी कि अलग कर दो, उन्हें तुलना कर दो, उनकी बच्चों क्लास से अलग कर दो, निकाल दो, चलो अलग हो। तो ये चीज़ भी क्या है, गलत है। सबसे बेस्ट है कि अगर बालक यहाँ पर कुछ भी कार्य कर रहा है अधिगमकर्ता और उसे त्रुटि हो रही है तो अध्यापिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है।
तो अगर बच्चे को त्रुटि हो रही है, आपका सबसे मेन कार्य जो है फर्स्ट वो ये है उसका निदान करना, फिर उसे उपचार देना। उसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उसे क्या समस्या है, उसकी यहाँ पर पहचान करें, फिर आप उसे उपचार दें, फिर यहाँ पर आप उसका समाधान निकालें। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो समझ गए होंगे ना आप। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, स्क्रीन पर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 की यहाँ पर बात करें। इससे पहले जो है कौन सी आई थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई थी, फिर आई थी 1986 वाली। इनमें भी काफ़ी बदलाव हुए, इनमें काफ़ी फिर इसमें बदलाव किए गए, कुछ चेंजमेंट। अब जो है आपकी यहाँ पे अब 2020 है ये NEP 2020, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं यहाँ पे। और वो चेंज हुए बालकों के प्रति हैं कि कैसे पढ़ाओ कैसे नहीं, विषय वस्तु कैसे होनी चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, प्रयोगात्मक है, व्यवहारात्मक है। तो क्या चेंज हुए हैं NEP 2020 में? तो NEP 2020 में रूल्स यहाँ पे क्या क्या फॉलो करने की विषय वस्तु केंद्रित हो, कि सिर्फ और सिर्फ फोकस यहाँ पर एक बुक्स पर होना चाहिए, विषय पर, पाठ्य वस्तु पर होना चाहिए। बालक सीखे ना सीखे भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस अपनी पाठ्य पुस्तक से मतलब है कि हमारी पाठ्य पुस्तक कितनी रोचक दिखती है, कितनी तथ्यात्मक दिखती है। वाह वाह क्या कहना इसका, देखो कैसे यहाँ पर दिख रहे हैं कबीरदास जी, देखो कैसे दिख रही है यहाँ पे सरस्वती माता जी, बस ऐसे रोचक होनी चाहिए। तो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित वही चीज़ है, या फिर व्यवहारात्मक सबसे बेस्ट है प्रयोगात्मक। और यहाँ पर अगर प्रयोगात्मक नहीं होता, अगर यहाँ पे बाल केंद्रित होता तो वो बेस्ट होता। और लेकिन हाँ प्रयोगात्मक भी सबसे बेस्ट है। देखो मानो कि आप यहाँ पे बालकों को साइंस पढ़ा रहे हैं और विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो साइंस में छोटे छोटे कुछ ऐसे जो है यहाँ पे फॉर्मूलेज होते हैं जो कि हम उन्हें ओनली थ्योरी के रूप से ही नहीं समझा सकते पढ़ा के, उन्हें हमें जो है करके भी दिखाना होता है। क्या है, उन्हें हमें करके भी दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे पेड़ पौधों का अंकुरण, पेड़ पौधों का कटना फटना, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे जो है अलग अलग तथ्य होते हैं इसमें। तो हम जो चीज़ थ्योरी से नहीं समझ पा रहे हैं वो हम प्रयोग के आधार पर सिखाए, बच्चों को दिखा करके सिखाए। जैसे एक लैब होती है साइंस वालों की अलग, और उसमें उन्हें चीज़ें दिखाई जाती है, सिखाया जाता है, और एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। तो उससे बच्चे वास्तविक जीवन से जुड़ेंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेंगे, समझे? तो ये बेस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, चेंज हुआ है प्रयोगात्मक की ओर बढ़ी है, कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को थ्योरी पर ही नहीं घुसाइए, उन्हें कुछ रियल वास्तविक जीवन से भी उन्हें रूबरू कराओ। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। तो रोहिणी एक प्रयोगात्मक अधिगम करता है, प्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। क्या बेस्ट है, मस्त, वाह वाह क्या लाइन है भाई क्वेश्चंस की, कतई मजा आ गया पढ़ के। क्या एक तो कोविड-19 महामारी से रिलेटेड हो गया, ओके। दूसरा यहाँ पर है भाई, आप सब जानते हैं जब कोविड-19 महामारी यहाँ पर हुई थी तो उस टाइम पे भैया यहाँ पर क्या हो गया था, आपका लॉकडाउन लग गया था, तालाबंदी हो गई थी। 7 बजे से आपको घर से बाहर निकले हो ना, तो भैया पता है पुलिस फिरती थी ना, ऐसे लट मारेगी ना तुम्हारे घुमा के, बहुत जो है सबसे जो लड़के होते हैं भाई, है ना, पुरुष होते हैं भैया, ये इनकी तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है ना उस टाइम पे। महिलाओं को तो फिर भी थोड़ा बहुत बगस दिया ज़्यादा था, भैया इनको नहीं छोड़ेंगे ये लोग, ओके। के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए यहाँ पे रोहिणी, एक लड़की है रोहिणी। अब जैसे भैया लॉकडाउन हो गया, बेचारी ये लड़की है पढ़ती है रोहिणी, इसकी बड़ी बहन है रोहिणी की बड़ी बहन है और अभी जब ये बड़ी है, ये भी पढ़ती है, तो इसे इसकी बड़ी बहन को रोहिणी से ज़्यादा नॉलेज तो होगी कि नहीं, क्योंकि ये बड़ी है ना, इससे ज़्यादा नॉलेज है। तो रोहिणी अपने आप खुद ही, बड़ी बहन भी नहीं कहती, रोहिणी अपने आप खुद ही यहाँ पे बहन के पास में मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है, कहानी की पुस्तक को पढ़ती है खुद ही, इसकी रुचि है। क्या है, इसकी रुचि है, और ये क्या है यहाँ पर खुद मोटिवेट है, यानी कि एक तो होगा यहाँ पे क्या, आंतरिक अभिप्रेरित है,
और एक यहाँ पर क्या होगा कि ये सौ प्रेरित अधिगम करता है। खुद यहाँ पर खुद इसे इतनी रुचि रखती है कि भैया अगर सरकार ने लॉकडाउन लगा ही दिया है, कोविड-19 बीमारी में 7 बजे से बाहर नहीं निकालना और मुझे तो अपनी पिटाई नहीं करानी, मुझे तो बाहर नहीं जाना, कोई बात नहीं, मेरी बहन है ये जब मुझसे बड़ी है तो ये पढ़ रही है, इतने दिन हो गए, अब देखते हैं हम भी इसके पास में कुछ पढ़ते हैं, अगर कुछ त्रुटि होगी तो हम इससे पूछ लेंगे। तो स्वयं रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और उसकी मौजूदगी में वह कहानी पढ़ती है और उसे काफ़ी पसंद भी आती है। ओके, सो बेस्ट यहाँ पर क्या है कि रोहिणी खुद अभिप्रेत, देखो ना तो यहाँ इसकी बहन फोर्स कर रही है, ना इसके भैया फोर्स कर रहे हैं, ना इसके पापा फोर्स कर रहे हैं, ना मम्मा फोर्स कर रही है। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें मम्मा भी, फादर भी, भाई भी, बहन भी सब फोर्स करते रहते हैं, पढ़ ले तेरा उद्धार हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ तो बहुत भैया, कुछ तो पेरेंट्स से भी बोलते पिटाई करेंगे, ये करेंगे, पढ़ लो, बहुत फोर्स करते हैं। लेकिन भाड़ में जाए, बालकों को अगर पढ़ना हो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो खुद अपनी मन से, अपनी रुचि से नहीं पढ़ेंगे तो वो भैया किसी के कहने से नहीं पढ़ेंगे। इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखो, बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है? अधिगम अक्षमता है, किसी संपत्ति के बारे में सहज विचार है, निराधार दावे हैं, स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव है। तो क्या होगा यहाँ पे? बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां वही त्रुटियां, बच्चों द्वारा की गई जो त्रुटियां है, जो यहाँ पर संकल्पनाएं हैं, बच्चे जो आपके शिक्षण गतिविधि कर रहे हैं निरंतर, तो निरंतरता है यहाँ पर ये कुछ न कुछ त्रुटि कर ही देते हैं। और भी ऑब्वियसली है कि बालकों से त्रुटि होती भी है। मैंने बताया था ना कि ऐसा तो नहीं है कि हाँ यहाँ पे जो है आपके बच्चे कभी त्रुटि करेंगे ही नहीं, ये हमेशा से हमेशा बिल्कुल ऑल ऑफ बेस्ट ही बेस्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बालक हमेशा बेस्ट ही करेगा, उससे त्रुटि होती है और जब तक वह त्रुटि नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीखेगा। इसलिए हमें उसकी त्रुटि को भूल के आधार पर नहीं लेना है, उसे हमें एक समझने के तौर पर और उसे एक इम्पोर्टेंस देनी है, उसका निदान करना है, फिर उसे उपचार देना है। सो यहीं पर कह रहे हैं कि अगर बच्चे को भ्रांतियां हो रही हैं तो इसका मतलब होगा कि किसी संपत्ति के बारे में उसका सहज विचार है, सहज संपूर्णता के आधार पर वह उसका अर्थ निकालते हुए, अगर उसे बार बार त्रुटि हो भी रही फिर भी वह बार बार अभ्यास के आधार पर सहज विचारों की अभिव्यक्ति बनाना चाह रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में कि हम पढ़ रहे हैं, हम बड़े हैं, आप भी हैं, आप जो स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स यहाँ पे सॉल्व करते होंगे तो आपको भी कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती होगी कि 2 बार कर लिया, 3 बार, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया, तो फिर भी आप सहज रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति संपूर्ण दर्शा रहे हैं कि हाँ हो ही जाएगा। और एक बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल उसका हल भी निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं और हम थम्स अप भी करते हैं। ठीक है, सो इसलिए बी ऑप्शन बेस्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? इनमें से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं हैं जो कि प्राथमिक स्तर के लिए 1 to 5 लेवल के लिए बेस्ट है? संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल करो, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, या फिर कहानी और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना। नीचे ऑप्शन दिए हैं, चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बता दिया आपको पहले ही बता दिया कि कौन सी शैक्षणिक योजनाएं, शिक्षण गतिविधि अगर हम बालकों को करा रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेथड हम कैसे चूज करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे हम बालकों को, ये मेन होता है। तो 1 to 5 कब बता दिया भैया, देखो बालक छोटे ही है, अब ये मत समझ लेना कि बालक है तो 5 क्लास के और आप यहाँ पे भाई उन्हें 12th क्लास वाले जो है पढ़ा रहे हैं, 12th क्लास 10th क्लास वाला मैथ पढ़ा रहे हैं, आप तो बहुत ही हाई लेवल पे जा लिए। तो बच्चों का हमें लेवल देखना है, उसी माध्यम से हमें उन्हें पढ़ाना है। ओके, तो संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर हम छोटे छोटे बालकों माने कि 1st क्लास वालों को हम पढ़ा रहे हैं और हमने बताया उन्हें कि यहाँ पे ऐसे अनार, तो ऐसे अनार के आगे हम अनार का चित्र दिखाएंगे। हमने बताया आ से क्या होता है, आम होता है, तो भैया हम यहाँ पर क्या करेंगे, आ से आम के आगे ना हम बढ़िया सा ऐसे आम का चित्र बना देंगे और कहेंगे देखो ये ऐसा आम होता है। छोटी से इमली, हम इमली बना देंगे खट्टी मीठी वाली जो होती है, इस तरह से। ओके, तो हम चित्रों का इस्तेमाल करके जब पढ़ाएंगे, सबसे बेस्ट से बेस्ट तो हो ही नहीं सकता कोई ऑप्शन, तो बेस्ट है ऑप्शन फर्स्ट तो यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं क्या अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ेंगे,
तो भैया अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर नहीं बढ़ना, बल्कि मूर्त से अमूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना है। अब छोटा सा बालक है, देखो 1 to 5 के छोटे छोटे से नन्हे नन्हे प्यारे से बहुत ही सुंदर से बच्चे हैं क्लास में। और अमूर्त का मीन्स होता है कि जब बालक आपका यहाँ पे किशोर अवस्था की स्टेज में होगा, पूरा परिपक्व हो जाएगा, तो वह होता है आपका यहाँ पे अमूर्त की ओर जाता हुआ बालक। तो ये छोटे छोटे बालक, आप इसे स्टार्टिंग में ये थोड़ा ही ना कि आपने उसे कुछ बताया भी नहीं और कह दो कि आप इमेजिनेशन कर लो, खुद ही तर्क कर लो अपने दिमाग में, तो ये कुछ नहीं होगा। मूर्त पहले हम छोटी छोटी चीज़ें दिखा के सिखाएंगे, और फिर जैसा पहले हम फर्स्ट क्लास वाले बच्चे को ऐसे अनार होता है उसके आगे चित्र के माध्यम से सिखाएंगे। फिर हम एक टाइम उससे ये भी पूछेंगे कि बताओ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे क्या होते हैं भैया, अनार होता है, उसे पता है ऐसे। तो फिर चीज़ें वो है अमूर्त की तरफ लेगा। पहले हम उसे कुछ छोटा ही तो सिखाएंगे, फिर बाद में दिखा करके, फिर बाद में अमूर्त, बाद में तो सीखेगा वो चीज़ों को जब वह खुद परिपक्व हो जाएगा। तो अगर मूर्त से अमूर्त होता तो बेस्ट होता। हाँ, विविध सामग्रियों का प्रावधान करेंगे, ये भी सही बात है। सेकंड भी यहाँ पे, फर्स्ट भी सही है, देखो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि भैया देखो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और सभी व्यक्ति भिन्नता रखते हैं। तो भैया यहाँ पे कुछ बालक ऐसे भी होंगे दृष्टि बाधित है, कुछ बालक आपके श्रवण बाधित है ना, बोल नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों का भी तो हमें सामग्रियों के साथ में यहाँ पर पूर्ण स्वागत करना है, सही रूप से पढ़ाना है। और स्टोरी और उपाख्यान का इस्तेमाल ये तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो भैया उसी स्टोरी में, कहानियों में परिवर्तित कर दो, उनकी लाइफ जीवन से जोड़ दो। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ सेकंड गलत है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राइट है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राइट है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे समझ आ गया ना? कोई त्रुटि होगी ना तो मुझे आप बता देना। आगे बढ़े नेक्स्ट। यहाँ पे एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहते हैं। तो शिक्षण की यह विधि, देखो एक टीचर है प्राथमिक लेवल की, 1 to 5 की टीचर है, और टीचर क्या कहते हैं अपने छात्रों से कि सभी जानकारी को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखो। देखो वैसे तो बार बार अभ्यास करना बेस्ट होता है, लेकिन वही चीज़ बार बार लिखना, देखो अभ्यास करना, अर्थ के आधार पर पढ़ना, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर जो भी लिखा हुआ है, लिखे हुए को बस हमें छापना है, तो उससे हम बोर होंगे और कुछ नहीं होने वाला। बोर भी होंगे, ऊब भी जाएंगे और कहेंगे कि भैया क्या है क्या नहीं, क्या करें, पढ़ाई से मन भी उसका ऊबने लगेगा। ओके, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करानी है टीचर्स को कि आप बार बार कॉपी से देख के यही चीज़ छापते रहो। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। क्या वो अत्यधिक प्रभावकारी है बच्चों के लिए और पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता करती है? नहीं। क्या प्रभावकारी है? क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार कम से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। ये भी गलत है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूरा अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। यस यस यस, यही तो मैं समझाना चाह रही थी कि देखो एक तो चीज़ ऐसी होती है कि हमने यहाँ पे पढ़ी है या फिर टीचर्स लोगों ने पढ़ाया और हम कहते हैं कि बार बार इसका अभ्यास करो अर्थ के आधार पर, समझते हुए, तर्क वितर्क चिंतन करते हुए। तो वो चीज़ तो बेस्ट होगी कि हम उसका अर्थ यहाँ पे जो है उसका अर्थ निकालते हुए उसके अपने पूर्व ज्ञान से रिलेटेड आधार पर हम उसका बारी बारी से अभ्यास करते हैं। लेकिन जो चीज़ आपकी कॉपी में छपी हुई है, और हर टीचर्स कहता है कि कॉपी में जो छपी है उसे बार बार 5 बार लिखो कॉपी में, तो इससे यहाँ पर उसका अभ्यास नहीं होगा, इससे तो वो और उबेगा और ये चीज़ तो गलत होगी। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? कलर विधि है, अन्वेषण है, बिना बोध के, बोध नहीं होगा यहाँ पे, बिना, हाँ ये बिना बोध नहीं, बोझ, बिना बोझ के प्रयत्न त्रुटि दोहराव है, प्रकार्यात्मक आवधता है। देखो ये यहाँ पे देखो मुझे पठन विकार हो गया, मेरे से नहीं भूल पाया है सही से। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? मानो कि यहाँ पे बालक है और बालक को क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वह यहाँ पर इस समस्या का निदान कैसे करेगा? तो यहाँ पे बिना बोझ के प्रयत्न त्रुटि दोहराओ, बस यही क्या रटा फिक्शन, तो ये चीज़ गलत है। और यहाँ पे अवरुद्ध डाल रही हैं, कहते हैं कि जो त्रुटियाँ होती है वो बच्चे के सीखने में अवरुद्ध पैदा करती है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। थर्ड और फोर्थ गलत है। फर्स्ट यहाँ पे कलन विधि और सेकंड ये बेस्ट है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा, फर्स्ट और सेकंड। बच्चे को समस्या है यहाँ पे, उसका सॉल्यूशन निकालना है। अन्वेषण ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है यहाँ पे तर्क वितर्क, और यहाँ पे चीज़ों को सीखना, अधिगम करना, ओके, अपनी रुचि के आधार पर
सो फर्स्ट और सेकंड राइट है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बेस्ट है। आगे बढ़े, यहाँ पे देखो 14 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट यूज चिल्ड्रंस प्रियर नॉलेज इन लर्निंग। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। तो इनमें से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है। यहाँ पे रटता यानी कि रटना, रटाफिकेशन करना, रटना, विचारावेश करना, स्कीमा सक्रियता है, संकल्पना मानचित्रण है। तो भैया देखो इनमें से वह कौन सी एक्टिविटी है कि जो बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या होगा, देखो विचारावेश, इसमें तो पूर्व ज्ञान की नॉलेज हो रही है। मानो हमें टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं और हमसे कुछ पूछा है उन्होंने, तो हम उसे अपने पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होकर उस चीज़ को बताएंगे। फिर स्कीमा सक्रियता, स्कीमा वही होता है कि हम अपने मन और मस्तिष्क में पहले से यहाँ पे पढ़ी लिखी हुई चीज़ों को रिकॉर्ड रखते हैं, जो कि भविष्य में कभी भी कुछ भी यहाँ पर उसकी कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत से बता देंगे। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में ये तो सीखते हैं कि 1+1+1 क्या होता है, 2 होता है, और बाद में आगे चलकर हम इतने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्लस वाले, ओके। तो उसमें जाके फिर हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही तो उन चीज़ों को कर पाते हैं। संकल्पना मानचित्रण यानी कि हमारे मन में उस चीज़ का चित्रण उत्पन्न हो जाता है, ओके। चलिए, तो क्या उपयोग नहीं होना चाहिए, वो है रटना, रटाफिकेशन। तो भाई रटा हुआ एक तो कभी भी हमें याद नहीं रहता, दूसरी चीज़ है रटाफिकेशन से आप कभी भी समझ के आधार पर नहीं सीख सकते, यह आपको हमेशा यहाँ पर त्रुटि ही देगा और कुछ नहीं।